नमस्कार, द एनवी शर्मा शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। एक खेत में एक पेड़ पर एक बाज की पक्षी ने घोंसला बनाया और उसमें अंडा भी दी उसने, लेकिन दुर्भाग्य से वो हवा जब चली तो वो घोंसला जो है नीचे गिर पड़ा और इत्तेफाक से वो घोंसला एक घास की ढीक पर गिरा और अंडा बच गया। किसान ने उस अंडे को देखा, उसने अपनी मुर्गी के अंडों के बीच में रख दिया और समय के साथ साथ जब मुर्गी उसको सेकने लगी तो उसके साथ साथ एक बाज का पक्षी भी पैदा हुआ अन्य मुर्गियों के बच्चों के साथ। मुर्गी ने अपने बच्चों को अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति सिखाई और उसके साथ साथ बाज भी वो सारी बातें सीख गया। लेकिन कई बार जब ऐसा होता था कि बाज जब आसमान में देखती थी तो उसको लगता था कि मैं भी उड़ पाऊँ और मैं भी उतनी ऊंची उड़ान भरूँ, लेकिन मुर्गी उसको बार बार अपनी संस्कृति और सभ्यता याद दिलाती रही और उसने कहा कि हम ज़मीन पर है, हम ज़मीन पर ही रहेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि उड़ान चाहे कितनी भी ऊंची भर लो, लेकिन जब तक कि समाज और संस्कृति उसको मान्यता नहीं देती है तब तक ज़रा तकलीफ हो जाती है। आज हमारे देश में ऐसी कई सारी महिलाएं, करीब करीब 70% महिला, जिनमें कई सारे एबिलिटीज़ है, क्षमताएं हैं, ऊंची उड़ान भरने की उनमें एक शक्ति है, लेकिन हमारी सभ्यता और समाज और संस्कृति के कारण वो दब जाती है। सिर्फ 10-20% महिलाएं ऐसी है जो आगे बढ़ती है और उनमें से खुशनसीब एक महिला आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जिनको न केवल अपने मायके में बल्कि अपने ससुराल में भी वो सारा सपोर्ट मिला जिस वजह से अपने सपनों को पूरा कर सकी। मैं बात कर रहा हूँ मिसेस सोनाली सचेन भगत की, जो हाल ही में मिसेस इंडिया 2021 घोषित हुई है और ये इत्तेफाक की बात है कि आज हमारे नागपुर में हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। सबसे पहले ये बताइए कि जैसे आपको मायके के तरफ से भी और ससुराल की तरफ से फुल एनकरेजमेंट मिला, तो आपका जो एजुकेशन हुआ, पहले आप ग्रेजुएट थी, बाद में पोस्ट ग्रेजुएट बनी आप, बाद में MBA किया आपने, B.Ed भी कर लिया आपने, PhD भी कर लिया आपने, तो ये दोनों तरफ से सपोर्ट था या फिर बाद में शादी के पहले ही सब कर ली थी आप? देखिए सर, जब मैंने एजुकेशन स्टार्ट किया तो एजुकेशन में मैंने BCom कंप्लीट किया, उसके बाद तुरंत मैंने MBA करना शुरू किया, साइमल्टेनियसली मैंने MCom कर लिया, फिर MCom करने के बाद मैंने MPhil कर लिया और जैसे MPhil हुआ तो मैं बिफोर मैरिज ही टीचिंग प्रोफेशन में आ गई। अच्छा। जी। पर मेरे मन में था कि मेरा एक सपना था कि मुझे अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर लगाना है। तो टीचिंग फील्ड में तो मैं कई सालों से थी, मतलब 2005 से मैंने टीचिंग फील्ड में एंट्री कर लिया है। तो मैं कॉमर्स स्ट्रीम में हूँ सर। अच्छा। कॉमर्स स्ट्रीम हूँ, मार्केटिंग मैनेजमेंट में मेरा PhD हुआ है, कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर्स। ग्रेट। जी। बट आफ्टर मैरिज जब मैं 2010 में नागपुर आई तो मैंने जब फैमिली में शेयर किया कि मुझे PhD करना है तो मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली मेम्बर्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और एक 4.5 साल में मैंने अपना PhD कंप्लीट किया। ग्रेट। 2015 में मेरा डॉक्टरेट अनाउंस। वाह। और तब से आप इस टीचिंग प्रोफेशन में? जी। मैं बिफोर मैरिज से हूँ, मतलब 2005 से कंसिस्टेंटली मेरा ये प्रोफेशन रहा है। तो नागपुर आके भी मैंने उसी प्रोफेशन को चूज किया था। अभी फिलहाल मैं VMV कॉमर्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। वाह, ग्रेट। मैडम, ये तो ठीक है कि आप एक एजुकेटेड लेडी हो और कहते कि अगर घर में एक लेडी एजुकेटेड है तो पूरा परिवार एजुकेट हो जाता है, तो किस किस्म का एक सपोर्ट मिला आपके इन-लॉ से खासकर और हस्बैंड से? मुझे ऐसा लगता है कि सर मैं एक ऐसी लकी लेडी हूँ जिसको कंसिस्टेंटली पेरेंट्स से तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था, बट जब आफ्टर मैरिज वो कहते हैं कि शादी के बाद बेसिकली सपने टूट जाते हैं या फिर हम जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता है कुछ सर्कमस्टेंसेस के वजह से। बट आई थिंक सो कि ऐसा मेरे साथ ऐसा सच कुछ हुआ नहीं और मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत सपोर्ट करते हैं। आई मीन मेरे सपनों को पूरा करने के लिए वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। रही बात इन लॉज की, तो वो भी काफ़ी सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, समझते हैं सर। देखिए, जब हम जॉब करते हैं तो बहू जॉब पे जा रही है, मतलब 6 to 7 आवर्स वो बाहर रहेगी, तो ये आजकल एकदम ट्रेंड है, मतलब हर बहू ये जॉब करती है, तो एक नेचुरल चीज़ है सर जी। बट थोड़ा सा कल्चरल को देखते हुए, बाकी चीज़ों को देखते हुए यदि परिवार से आपको सपोर्ट मिल रहा है तो आई थिंक कि दिस इज द बेस्ट थिंग। द बेस्ट एंड यू आर द मोस्ट लकीस्ट पर्सन। या आई एम द मोस्ट लकीस्ट पर्सन कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है जो एक्चुअली मुझे समझ पाते हैं। जी। सो नाइस। और आप एक आदर्श भी बनती चली जाती है इस प्रकार। मैडम, जैसे एक कहावत है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, तो क्या मैं कह सकता हूँ बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन? 100% यू कैन से इट सर, क्योंकि मैं तो मेरी सक्सेस आज मुझे जो भी मिला हुआ है कंसिस्टेंटली मेरे हस्बैंड का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मेरे पीछे मेरे हस्बैंड ही है। और स्पेशली मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगी मेरे फादर का, जो मुझे 80-90 किलोमीटर दूर है मुझसे, बट एक कॉल पे मुझे एहसास दिलाते हैं कि आई एम विथ यू। उनकी एक वो हिम्मत ही काफ़ी है। बस वो हिम्मत ही काफ़ी है कि वो मेरे साथ है सर। जी।
मैडम, जैसा हम थोड़ा इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट के जरूरत पड़ते हैं, आपने जी। एक अच्छा स्ट्रैप लगाया, मिसेस इंडिया 2021 जी। लगाया आपने, और आप विनर रह चुकी हो उसकी। जी। तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, मतलब कैसे आप इंस्पायर्ड हुई कि हमने भी ऐसा कुछ करना चाहिए, मेरे में भी वो क्षमताएं हैं? सर एक्चुअली बाय चाइल्ड, मैं जब छोटी थी तब से मैं कथक आर्टिस्ट हूँ। अच्छा। मुझे नृत्य का बहुत शौक था। उस वक्त मुझे नृत्य का शौक था, इतना ही मुझे पता था। बट पापा ने जब इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि ये कुछ कर सकती है, तो उम्र के 6 साल में ही मुझे कथक डांस एकेडमी में डाला। अच्छा। और तब से मैं कथक नृत्य सीखती गई, फिर साथ साथ भरतनाट्यम भी सीखी। फिर मैं धीरे धीरे शोज करने लगी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक पहुंच गई। मैंने 2009 में राजीव गांधी नेशनल अवार्ड दिल्ली में जीता है। ग्रेट। जी, मैंने महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया था उस वक्त। और मुझे बचपन से एक्टिंग फील्ड का भी बहुत शौक है। अरे वाह। जी, तो एक्टिंग के सच मुझे कोई प्रोफेशनल टीचर तो मिले नहीं, हाँ। बट स्क्रिप्ट आते गई, मैं डायरेक्टर लोगों के साथ काम करते गई। कुछ 8-10 दिन की प्रैक्टिस पे मैं उनके स्क्रिप्ट पे वर्क करी। और सर काफ़ी बार ऐसे हुआ कि मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला, जिसमें मुझे एक अवार्ड मेरे लिए बहुत ही ऑनरेबल था, जो है अल्फा टीवी एकांकिका स्पर्धा, जो अभी जी मराठी जिस नाम से जी, पहचाना जी। जाता है, उसके लिए जब मुझे बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड मिला, तो मुझे उस वक्त ये एहसास हुआ कि बहुत ट्रेनिंग ना मिलने के बावजूद भी सिर्फ आप अपनी इच्छा शक्ति रखते हो और वो चीज़ को समझते हो, तो आई थिंक ये आसान है, आप कर सकते हो। जी, इंटरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जी, है। जी, मतलब interest बहुत आप धीरे धीरे, important जैसे है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि एक बहुयामी व्यक्तित्व की धनी हो आप, मतलब मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी हो आप, कि आप ड्राइंग ड्रामा में भी हो या डांस में भी हो, इस कॉन्टेस्ट में भी हो, एजुकेशन में भी हो, हर तरह से आपका एक दबदबा है। ये बताइए कि मिसेस महाराष्ट्र इसके पहले रह चुकी है आप, तो मिसेस महाराष्ट्र में किस किस्म की तैयारियां करनी पड़ती है और किस किस्म का एक कॉन्टेस्टिंग एटमॉस्फेयर रहता है वहाँ पर? सर एक्चुअली बिफोर मैरिज जब मैं कॉलेज लेवल में थी तो तब मैं मॉडलिंग करती थी, मतलब कॉलेज इवेंट्स वगैरह होते थे, एक और fashion फेदर है, parties। हाँ, जी, मॉडलिंग। जी, हाँ। जी, तो उस वक्त मैं करती थी। आफ्टर मैरिज तो मुझे ऐसा ही था कि जॉब करना है, पीएचडी करना है साथ में ही, डांस एकेडमी है तो मुझे डांस क्लासेस चलाने हैं, क्योंकि मैं अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय का कोर्स चलाती हूँ। ग्रेट, ग्रेट। तो हर साल मेरे इंस्टीट्यूट से मेरिट स्टूडेंट्स रहते हैं। और मैं एक प्रोफेशनल कोरियोग्राफर भी हूँ, और साथ में ही मैं थोड़ा स्क्रिप्ट पे काम करती थी। ग्रेट। बट धीरे धीरे जब मुझे थोड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि इतने एज में आके आपकी पर्सनालिटी है कि आप वॉक पे वर्क कर सकते हो, मतलब इन जनरल फ्रेंड्स में जब जी, ये एक कॉम्प्लीमेंट्स सजेशन देते रहते तो थे। आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे हाँ उस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। वो मेरे दिल में बहुत पहले से था, हाँ। बट मैंने उसको एक्टिवेट नहीं किया था। लेकिन जब कुछ कॉम्प्लीमेंट्स आए, जब मैंने अपने आप पे जब स्टडी की, तो आई वाज लाइक कि यस, मुझे करना चाहिए। और फिर मैंने धीरे धीरे इसमें भी ऐसे हुआ कि मुझे कोई प्रोफेशनल ट्रेनर कभी नहीं मिले, या फिर मैंने बहुत ट्रेनर को ढूंढा नहीं। मुझे लगा कि दिस इज़ अ टाइम कि मैं अपने आप को पढूं कि मेरे करो। अंदर क्या है। जी। जी, तो 2019 में जब मैंने कुछ ऐसे ही फेसबुक पेज पे वगैरह कुछ ऐसे फ्लेक्स देखे जहाँ पे था कि मिसेस महाराष्ट्र वगैरह, तो वो सब देखने के बाद मैंने कांटेक्ट किया। तो वो बॉम्बे से ही था कांटेक्ट। मैंने उनसे बात की, तो मैंने कहा सर आई एम इंटरेस्टेड, मैं पार्टिसिपेट होना चाहती हूँ। तो अनफॉर्चुनेट उनके ऑडिशंस डेट निकल चुके थे। अच्छा। तो ऑडिशंस डेट निकलने के बाद फिर उन्होंने कहा कि आप अपने फ़ोटोज़ भेजिए और ऑनलाइन ऑडिशन दे दीजिए। तो बस मैंने वो एक काम किया सर, और 2-3 दिन के बाद वहाँ से रिप्लाई आया कि आपको एक बार आना पड़ेगा मुंबई, बाकी आप ठीक हो मतलब। तो फिर मैं मुंबई गई और उनका एक ग्रूमिंग सेशन अटेंड किया। अच्छा। और फिर आई एम सो हैप्पी कि मैं उस वक्त भी टॉप 20 में थी। ग्रेट। और टॉप 20 में जब टॉप 3 पोजीशन में मैं आई, हाँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने ऑरेंज सिटी को रिप्रेजेंट किया था, और मिसेस महाराष्ट्र 2019 का भी अवार्ड मैं लेके आई अपने Great, नागपुर great, सिटी के great, लिए। great. तो उस दिन मुझे एक अंदर एक हिम्मत आ गई सर कि यस, अब I can do it. आई I can कैन do डू it. इट, और मैं कर सकती हूँ। जी। और मैं बिल्कुल उस दिन से लेके चल पड़ी, निकल पड़ी सर। अब मैं बैकग्राउंड में चीज़ें सोचती नहीं हूँ कि मुझे क्या करना है। मेरे बहुत ही क्लियर ऑब्जेक्ट है कि अब मुझे कहाँ जाना है, हाँ। और उसी ऑब्जेक्ट की मतलब तरफ मैं वंस निकल पड़ी हूँ। गोल इज क्लियर तो आप उसकी तरफ बढ़ माय गोल पड़ते हैं। वाज क्लियर एट जी, दैट टाइम जी। कि अब मुझे करना है। और कई सारे लोग, खासकर महिलाएं, खासकर अनमैरिड या मैरिड वुमेन भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो किस किस्म की तैयारियां करनी पड़ती है? जैसे आपने तो ऑडिशन में लकीली आप सेलेक्ट हो गए, निकल गए और आगे, जी, जी। लेकिन किस किस्म की बेसिक तैयारियां करनी पड़ती है? बेसिक तैयारी का तो ऐसा है सर कि यदि आप ऑडिशंस क्वालिफाई करते हो, तो ऑडिशन से पहले आपको सबसे पहले तो अपने शरीर पे काम करना है, अपनी बॉडी पे काम करना है।
अब सर यहाँ मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि आपका बहुत फेयर होना, बहुत हाइटेड होना, बहुत ही सुंदर होना ज़रूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। हाँ। बस यहाँ पे हाइट क्राइटेरिया है कि 5.4 आपका हाइट होना चाहिए। हाँ। बाकी आपका कलर क्या है, आप किस रिलीजन से हो, क्या हो, ये कोई इससे मैटर कोई नहीं मतलब करता है, नहीं। उससे कोई मतलब नहीं है। बस हाइट क्राइटेरिया है। और अनमैरिड यदि इसमें जाते हैं हम, हाँ। उस Contest जोन में, में। यदि उस कॉन्टेस्ट में जाते हैं, तो आपका मैरिड होना बेसिकली स्वाभाविक, मतलब आपको मैरिड रहना है, तभी आपका मिसेस कैटेगरी में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो उसके लिए सर पहले अपने आप पे ही स्टडी करनी है। स्टडी ऐसा करना है कि आपको देखना है कि आप में क्या खासियत है और आप क्या कर सकते हो। वॉक को लेके मैं बोलूँगी कि यदि आपके पास प्रोफेशनल ट्रेनर है तो बहुत ही अच्छा है कि आप उनसे ट्रेनिंग लीजिए, पर ऐसे सोर्सेस नहीं हैं और आप करना चाहते हो तो ऑब्वियस मुझे ऐसा लगता है कि सर गूगल, यूट्यूब ये एक ऐसे माध्यम है कि जो माध्यम से आप कहीं कुछ सीख सकते ये हैं। अपने आप में एक यूनिवर्सिटी ये एक अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। सीरियसली सर, मतलब मैं आज मतलब इस मंच पे ये कहना चाहूँगी कि मेरे गुरु गूगल और यूट्यूब ही थे जी, क्योंकि कोविड-19 का वो वक्त ऐसा था सर जहाँ मैं ऑलरेडी टॉप 20 में अपना जगह सिक्योर कर चुकी थी, बट मुझे कोई ट्रेनर नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था, और बस मेरे ग्रैंड फिनाले मतलब कमिंग सून था। तो ऐसे सिचुएशन में मैं घर भी नहीं छोड़ सकती, मैं कहीं जा नहीं सकती, तो मैं करूँ क्या। तो बस मैंने आंखें बंद करके यही सोचा कि नहीं, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, मुझे जीना है इस अपॉर्चुनिटी को, और बस उसी माध्यम से चल पड़ी सर। और ये सारे जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपने देखना शुरू किया? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, छोटे छोटे वीडियोस देखी सर। सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के 1 से 1.5 घंटा 5 इंच सैंडल पे अपने टेरेस पे कंसिस्टेंटली विंटर के दिनों में वॉक करती रही, क्योंकि थोड़ा अंधेरा होता है, प्राइवेसी होती है, एक मन लग जाता है। तो वो सब चीज़ों ने, वो वक्त ने, वो यूट्यूब्स वीडियो ने मुझे बहुत कुछ दिया है सर, बहुत हेल्प की जी, है सर। जी। फिर यहाँ से आप गई मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट में, क्योंकि 2019 में तो कोविड के कारण सब बंद रहा, तो 2021 में कब मिला था आपको ये मिसेस? सर एक्चुअली 2019 जब मैं मिसेस महाराष्ट्र जीत गई थी, उसके बाद मिसेस इंडिया का ऑडिशंस शुरू हो गए थे। तो कोविड-19 के पहले मैं ऑलरेडी ऑडिशन दे चुकी थी। ओके। बट अनसर्टन ऐसा हुआ कि 24 ऑफ मार्च में, जहाँ तक राइट हूँ, उस दिन से हम लोग लॉकडाउन में आ गए, और बहुत ही भयंकर परिस्थिति से हमारा देश और पूरा विश्व इसमें आ गया। तो धीरे धीरे ऐसा था कि हम घरों में बंद हो गए सर, और वहाँ से कॉल आया कि आप टॉप 20 में आ चुके हो। और मिसेस इंडिया के लिए? जी। लेकिन जैसे ये सिचुएशन थोड़ी नॉर्मलाइज्ड हो जाती है, सब कुछ हो जाता है प्रॉपर, तो डेफिनेटली ग्रैंड फिनाले आया, मतलब रहेगा आपका। जी। ये कहाँ पर हुआ ग्रैंड फिनाले? ग्रैंड फिनाले मुंबई में हुआ जी, मुंबई में ही हुआ। उसके ऑडिशंस भी मुंबई में ही हुए, सारे ग्रूमिंग्स मुंबई में हुए। मैं पेमेंट ऑलरेडी कर चुकी थी ग्रैंड फिनाले का ऑनलाइन, बट मैं कोई ग्रूमिंग सेशन वहाँ जाके कर नहीं पाई थी सर, क्योंकि ट्रेन बंद थी। काफ़ी सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल जा रहा था, दिक्कत जा रही थी कोविड-19 की वजह से। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, बट सर मैंने अप्रैल से लेके बेसिकली दिसंबर तक का जो भी मुझे ड्यूरेशन मिला, उस ड्यूरेशन को मैंने एक एक दिन जिया है, और प्रैक्टिस में ही रही हूँ सर। तो मुझे ऐसा लगता है बस वही एक समय था जहाँ ऑनेस्टी काम कर गई, मेहनत रंग लाई। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैडम, थोड़ा सा पर्सनल होना चाहता हूँ मैं। आप यहाँ से मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए गई और मुंबई में ठहरी आप, तो कितने कंटेस्टेंट्स थे उसमें, और उनके साथ किस किस्म का तालमेल था? क्योंकि सॉरी टू से कि इनमें एक आपसी प्रोफेशनल जेलसी वगैरह तो होती होगी। जी 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 जी, वेरी नेचुरल। सर यहाँ से जब मैं नागपुर से जब मैं गई, तो मेरा 6 जनवरी को ग्रैंड फिनाले था 2021 में, और टॉप 20 में थी। तो ऑब्वियसली बाकी जो 19 मॉडल्स जो थे सभी बहुत ब्यूटीफुल थे, अपने अपने सिटीज़ से आए थे, पैशन के साथ, कैलिबर के साथ, अपने स्मार्टनेस के साथ। लेकिन जब ग्रूमिंग सेशन में मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई, क्योंकि उसके पहले के ग्रूमिंग्स में नहीं कर पाई। ग्रूमिंग्स में एग्जैक्टली क्या करते हैं? मतलब आपको ट्रेन करते होता है, प्रोफेशनल ट्रेनर होता है जो पूरे शो को कोरियोग्राफ करता है। अच्छा। पूरे शो को, हम जो 20 पार्टिसिपेंट्स थे उनका कोरियोग्राफ उनको करना था, और फिर वो वीडियो चलाना, फिर उसके हाँ वीडियो चलाना, वॉक बताना, को कहाँ से आना है, लुक कैसे देना है, कहाँ जाके रुकना है, एग्जिट कैसे लेना है, फिर नेक्स्ट मॉडल कौन रहेगा। हर किसी को सीक्वेंस नंबर मिल जाता है। मेरा सीक्वेंस नंबर 6 था, मुझे 6 नंबर मिला था आउट ऑफ 20। जी जी, आउट ऑफ 20। तो ऐसे 20 मॉडल्स का था। तो कोरियोग्राफर होते हैं जो कोरियोग्राफ करते हैं शोज को, तो वही ग्रूम करते हैं। तो जब मैं मुंबई गई तो मतलब ग्रूमिंग्स में जब मैं गई तो मैं 5 तारीख को पहुंची सर, और जब आफ्टरनून में सेशन अटेंड कर रही थी, तो आफ्टरनून में मुझे ट्रेनर ने यही कहा कि आपके बॉडी पे बहुत काम नहीं करना है मुझे, दैट्स गुड,
सिर्फ लुक्स और कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिस पे थोड़ा वर्कआउट मतलब जरा माइनर पॉइंट्स थे उनके हिसाब से शायद। हाँ। हाँ, तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ, एक यूट्यूब के माध्यम से या गूगल के माध्यम से जो मैं सीखी हूँ, एक स्क्रीन पे जो मैं सीखी हूँ, 90% में सही डायरेक्शन में पढ़ाई मैंने की, ऐसा मुझे उस दिन एक रिजल्ट मिल उसी गया। डायरेक्शन में जी। टेक्निकल कुछ चीज़ें उनके हिसाब से उनको जो चाहिए थी उन्होंने वो करवाई मुझसे। और शो का दिन था, इवनिंग हमारा शो हुआ, प्रोबेबली 6:30, तो 6 नंबर था सर मेरा। तो बाकी जो पार्टिसिपेंट्स थे उनसे के साथ मेरा तालमेल बहुत ही नॉर्मल था सर, क्योंकि एक दिन में कितना हम एक दूसरे से शेयर करें। एक प्रोफेशनल लेवल था सर, प्रोफेशनल लेवल पे ही रही सर। और सच कहती हूँ, प्रोफेशनल लेवल पे मैं रही नहीं, मैं अंदर से मेरे लिए ग्रैंड फिनाले का वो दिन और वो समय मैटर कर रहा था। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हो सकता है घुल मिल नहीं गई हो या बहुत बातचीत नहीं की, या फिर चलो मुंबई आ गए तो रात को जाके घूम के आ जाते हैं। मैं वो सब चीज़ें नहीं करना चाहती थी, मैं अपने कंपटीशन में ही रहना चाहती थी। जब तक मैं ये फाइनल नहीं होता, फाइनल ना हो जाता जी। तो मेरा मूड बेसिकली उसी तरीके से बन चुका था। बट सभी पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छे थे, बहुत स्मार्ट थे, अपनी अपनी लेवल पे वो प्रोफेशनल मॉडल्स है, अपने अपने सिटीज़ में वो काफ़ी प्रोडक्ट्स को ये करते हैं सर, मतलब एडवर्टाइज करते हैं। ये सारी ऐसे लोगों के बीच में आपका नंबर 1 आना, इट्स अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स सर। मैं ये बोल सकती हूँ कि वो कहते हैं कि मेहनत से बगैर तो कुछ होता नहीं है, लेकिन इस टॉप 20 के पोजीशन में आके जब टॉप 3 में हमारा नाम अनाउंस होता है, नंबर, वहाँ नाम अनाउंसमेंट नहीं होता है सर, सिर्फ नंबर। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब 6 नंबर को अनाउंस किया गया और हम टॉप 3 वहाँ खड़े थे। और बस उस वक्त तो ये लगा कि हाँ, नागपुर सिटी के लिए कुछ ना कुछ तो लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं तो एक सेकंड रनर अप रहती या फर्स्ट रनर अप या विनर। तो पहले तो ये एक दिलासा मिल गया कि चलो नागपुर सिटी को नाराज़ नहीं कर रही हूँ, कुछ लेके जा रही हूँ। बट आई एम सो सरप्राइज कि जब सेकेंड रनर अप निकलने के बाद जब फर्स्ट रनर अप और विनर 2 बचे थे, हार्ट बीट भी ज़्यादा बहुत बढ़ गए थे सर, बहुत बढ़ गए थे। बट वो एक समय ऐसा था सर कि जहाँ चेहरे की स्माइल मुझे कम नहीं होने देना था, और वो स्माइल कोई आर्टिफिशियल नहीं थी, दिल से निकली हुई स्माइल थी। वहाँ पे भी दैट काउंट्स वेरी मच। जी, दिल से निकली हुई थी सर, डर नहीं था। अब मैं हारूं या जीतूं, फर्स्ट रनर अप रहूं या सेकंड रनर अप, लेकिन चेहरे पे स्माइल चिपक गया था। जी बिल्कुल था, और वो विश्वास से भरा कॉन्फिडेंस था। वैसे बाकी मॉडल्स को लुकिंग सो हॉट, लुकिंग सो इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे, मिल रहे थे वहाँ पे। मुझे जो भी आ रहा था बस यू आर लुकिंग सो क्यूट बोल के निकल रहा था। बढ़िया। तो वो जो एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट था क्यूटनेस का, शायद वो दिल में रह गया और मैंने उस चीज को बरकरार। और मैं कहता हूं यही चीजें प्रोत्साहित करती है कि हाँ, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करता है। आपकी ओरिजिनलिटी खत्म नहीं होनी चाहिए। आपके चेहरे पे 20,000 का मेकअप भी है तो वो मैटर नहीं करता है, मतलब दिल से यदि तैयार हो और यदि मुझे ऐसा लगता है ओरिजिनलिटी आपके साथ है तो 20,000 का मेकअप या 50,000 का मेकअप भी फीका पड़ जाता है। और मेरे साथ बिल्कुल यही हुआ सर, क्योंकि मैं नागपुर सिटी से कोई मेरी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तक नहीं लेके गई थी, जबकि बाकी लोग अपने अपने सिटी से सब साथ में लाए थे, क्योंकि वो हमेशा कैरी करते थे, वो कंफर्टेबल थे उन आर्टिस्ट के साथ। बट मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था, तो मुझे उन्होंने जो प्रोवाइड किया था मैं उसी के साथ खुश थी। मैंने उनको पहले कहा था कि बहुत थोपो मत, नेचुरल लुक रहने दो जो है। तो इधर उधर टचेस कर दिए बस। हाँ, मतलब किया जैसा चाहिए उनको स्टेज के हिसाब से वैसे किया, बट मैं नहीं चाहती थी कि नॉट टू मच कि ओरिजिनलिटी मेरी खत्म ना हो, जो है जैसा है मैं स्टेज पे। आपने कहा कि नागपुर सिटी की बात की आपने, तो जनरली ये देखा गया, चाहे वो रियलिटी शोज हो या फिर बाद में इवन कई सीरियल्स देखते हैं हम लोग, कहीं कहानियाँ सुनते हैं हम, कि जनरली स्मॉल टाउन गर्ल्स की जो रहती है गर्ल्स, तो उनको बुलिंग करना, या बड़े शहर की जो है मेट्रो सिटीज़ की जो रहने वाली है उन पे कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो ऐसे कोई सिचुएशन आपको फेस करना पड़ा? सर मुझे यहाँ से जाने से पहले मेरे मन में डर ज़रूर था, क्योंकि मुझे पता था कि जो 19 चेहरे में देखने वाली हूँ वो उनको देख के मैं डर जाऊँगी, ये बिल्कुल तय था सर। फिर शायद मेरी मेहनत या फिर जो मेरे अंदर थी मेरी तैयारी और जो 8-9 महीने का जो डेडिकेशन था सर, मुझे ऐसा लगा चल निकल पड़ते हैं, देख लेंगे क्या होता है। इस हिम्मत से मैं पहुंची सर, जब मैं ग्रूमिंग सेंटर पहुंची हमारे, और जब मैंने बाकी लोगों को देखा तो मुझे लगा कि नहीं सोनाली कर सकती है।
तो मैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या वेयर करके आए, वो हॉट पैंट पे आए हैं या शॉर्ट्स पे आए हैं, मेरे लिए वो मैटर नहीं कर रहा था। मैं तो जीन्स पे ही गई थी। मेरे लिए मैटर कर रहा था कि मैं ग्रूमिंग का एक एक मिनट जीऊँ जहाँ मुझे ट्रेनर सिखाए और मैं सीखूँ। जी। मतलब बैकग्राउंड, मतलब सच कह रही हूँ सर, मुझे बैकग्राउंड चीज़ों ने बहुत इफेक्ट नहीं किया उस वक्त और मुझे डीमोटिवेट भी नहीं किया, ताकि हाँ सिचुएशंस वैसे ही थी पर मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट थी। सबसे इम्पोर्टेंट ये आपने जो कॉन्फिडेंस की बात की, अंदर से एक आवाज़ आती है हमारी कॉन्फिडेंस की, तो उससे काफ़ी कुछ फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है सर। और ये प्रैक्टिकल में मेरे साथ हुआ है कि दिख तो हर कोई सुंदर रही थी, क्योंकि वो तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए आए तो उनका ब्यूटीफुल रहना तो लाजमी है सर। बिल्कुल। तो यहाँ मुझे जो बाहरी सुंदरता है उसको नहीं देखना था सर। मैं सर 15 साल टीचिंग फील्ड में हूँ, तो मैं चाहती थी कि 15 साल की मेरी मेहनत वहाँ क्वेश्चन आंसर के 2 मिनट में रंग ला जाए, तय हो जाता है। हाँ, कि मैं जजेस से आई कॉन्टैक्ट्स करके चेहरे पे स्माइल रख के मैं उनके सवाल का जवाब दे सकूं। मुझे ये एक लग रहा था कि मेरी 15 साल की जो मेहनत है, जहाँ मैं इतने सालों से इतने बड़े बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ आई कॉन्टैक्ट्स करके, तो वो एक चीज़ वहाँ काम कर गई। जी जी। हमारे आंखों के सामने वो तस्वीर आप बिल्डअप कीजिए मैडम, जो लास्ट मोमेंट से फाइनल का बिल्कुल डिसीजन होने के पहले का मोमेंट, और क्या सवाल किए गए थे आपसे, आपने किस किस्म से उनका आंसर किया और किस किस्म का एक रिएक्शन था उनका? सर जब साड़ी राउंड था, इसमें बेसिकली 2 राउंड्स थे ग्रैंड फिनाले में। पहला राउंड जो था वो ट्रेडिशनल राउंड था, जिसमें हमको साड़ी वेयर करनी थी, और सेकंड राउंड होता है जहां आपका गाउन राउंड होता है, इवनिंग गाउन आपको वेयर करना है। तो साड़ी राउंड में ही ब्यूटी विथ ब्रेन राउंड जो कहते हैं ना, वो राउंड था। मतलब साड़ी राउंड्स होने के बाद आपको फिर डायस पे बुलाते हैं और आपको वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे लिए क्वेश्चन था कि यदि मैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर किसी प्रोडक्ट के लिए चूज़ होती हूँ, तो मैं कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसको मैं प्रीफर करूँगी, प्रमोट करूँगी। तो इस वक्त सर मैंने LIC का नाम लिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। हटके जी जी, क्योंकि मैं चाहती थी कोविड-19 ने हमको एक ऐसा समय दिखाया, एक ऐसा मैसेज दिया कि आज आप खुद सही सलामत हो तो जिंदगी है, नहीं तो कुछ नहीं है। एकदम सही कहा आपने। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि FMCG जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, जो चेहरे पे लगा लिए, यूज कर लिया, फेंक दिया, तो FMCG के तो पीछे हर कोई भागता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी और हमारी सेहत बहुत इसके बारे में सोचना भी। जी। और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यही एक समय है सर कि एक साल का भी यदि मुझे बॉन्ड मिलता है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में जितना भी कैंपेनिंग मुझे करने का यदि मौका मिलता है, तो मैं कोई भी पैसा चार्ज ना करते हुए इस चीज़ को रूरल सेक्टर से लेके हर सेक्टर को हाईलाइट पहुंच के जाके सबको समझाऊंगी कि हमें इंश्योर्ड होना कितना ज़रूरी है। जी। सभी कंटेस्टेंट्स को यही सवाल पूछे कि अलग अलग होते हैं? नहीं, अलग अलग होते हैं। 3 जूरीज थे सर वहाँ पे, तो हर कंटेस्टेंट का सवाल अलग अलग था। तो टोटल देयर वर 2 राउंड्स। एक में आपने कहा जैसे साड़ी राउंड प्लस आपसे सवाल पूछा गया। व्हाट वाज द सेकंड राउंड? सेकंड राउंड आपका गाउन राउंड होता है, जहाँ पे गाउन राउंड के लिए 20 कंसिस्टेंट स्टेज पे आते हैं। फिर हम यू कर्व में खड़े हो गए थे, इस तरीके से यू पीछे बनाए हुए, और टॉप 5 को सामने बुलाया था, जिसमें मेरा नंबर भी था। Obvious. और 2 लोगों को टाइटल्स देके, अलग अलग टाइटल्स देके, मतलब बेस्ट हेयर स्टाइल का, बेस्ट वॉक का टाइटल देके उनको उनकी जगह पे पहुंचाया गया। फिर हम 3 बज गए थे, फिर वहाँ फिर एक बार क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ। अच्छा जी। तो इसमें सेकंड राउंड में आपको किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे गए थे? मुझे एक मतलब हर किसी को एक क्वेश्चन था जी। मुझे पूछा गया था कि यदि हमको नेशनल इकोनॉमी डेवलप करनी है, राष्ट्रीय संपत्ति, तो कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिस पे हमको ज़्यादा हाईलाइट करना पड़ेगा, जिससे हमारा नेशनल इकोनॉमी बिल्डअप हो जाए। तो आपने क्या? आई थिंक सो कि एंटरप्रेन्योरशिप ही एक ऐसा सोर्स है हमारे इंडिया का कि यदि हम उस पे हाईलाइट करते हैं तो शायद हर किसी के हाथ में काम रहेगा और हर किसी के पास अर्थ रहेगा, पैसा रहेगा। प्राइम मिनिस्टर का भी यही था, आत्मनिर्भर होना। एंटरप्रेन्योरशिप से आप खुद ही एम्प्लॉयड हो ही जाते हो, दूसरों को भी एम्प्लॉयड करते हो, क्योंकि आज के तारीख में सर अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या हमारे भारत देश में है, जहाँ लड़के पढ़े लिखे हैं फिर भी जॉब नहीं है, जॉब सीकर्स है। तो मुझे ऐसा लगता है एंटरप्रेन्योर्स है कि जहाँ आपको जॉब गिवर बनना है, जॉब सीकर्स नहीं। राइट। और इसमें जनधन योजना जो है, मुद्रा लोन जो है, इस सब चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट काफी इम्प्रेसिव रहा होगा। आई थिंक सो सर, क्योंकि वक्त पे अनसर्टन ऐसा कोई सवाल आता है और आप इस ट्रैक पे लेके जाते हैं। हाउ रेडी यू आर, that also is taken into consideration. तो मुझे ऐसा लगा कि एंटरप्रेन्योर्स पे हम लोग वर्कआउट करते हैं तो SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की तरफ बेसिकली एक सपोर्ट हो जाएगा। एक SSI बढ़ सकता है, और SSI यदि बढ़ता है तो LSI बढ़ेगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, जो आज हमारे देश की, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे यदि युवा वर्ग को नौकरी चाहिए, युवा वर्ग को काम चाहिए, तो वो एंटरप्रेन्योर से शुरुआत करें और LSI पे आके ये चेन
बिल्कुल ये एक चेन है, क्योंकि continuous। आपको ग्लोबलाइज्ड होना है, जी। इंटरनेशनलाइज होना है, तो आपको जी। इसी चेन के थ्रू जाना पड़ेगा, ऐसा मुझे बिल्कुल लगता है सर। मैडम, ब्यूटी के साथ साथ आपके ब्रेन्स की भी तारीफ हुई, और यहाँ पर भी मैं वही सोच रहा हूँ कि ब्यूटी विद ब्रेन्स इज अ रेयर गिफ्ट टू फ्रॉम गॉड। हर एक का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, जी। तो आपका रोल मॉडल कौन था और कौन थी? बल्कि सर सच कहती हूँ कि ज़िंदगी में पहली बार यदि प्यार हुआ है, मतलब एक ट्रू लव हम जिसको कहते हैं, हाँ। मेरा ट्रू लव और फर्स्ट लव मेरे पापा है। तो ये आपके रोल मॉडल भी बने? यस हाँ। यस यस। हाँ। मतलब एक बेटी जब ससुराल में रहती है तो पिताजी फ़ोन करके पूछते हैं कि बेटा तू कैसी है, घर में सब कैसा है। मेरे पिताजी को कॉल करो तो वो पूछते हैं कि आज कुछ खास किया, आज आपने कुछ पढ़ा, आपका ये अभी कमिंग ये चल रहा है तो इसके लिए आपकी तैयारियां क्या है, व्हाट्सएप ऑन करिए, मैंने आपको बहुत सारा कुछ भेजा है, रीड करिए। अच्छा। तो जब वो इंसान जहाँ दूर बैठे हुए जब 24 घंटों मेरे बारे में सोचते हैं, हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा रोल इससे बेटर मेरे ट्रू लाइफ लव में कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। यस यस। जी जी जी। तो बचपन से ही मेरे पापा ने जो मुझे डायरेक्शन दिया, जिस मार्ग पे मैं चल पड़ी, उनके दिखाई हुई राह पे मैं चल पड़ी। सर वो एक मतलब याद करिए कि मैं 82 का मेरा बॉर्न है, और उसमें भी मैं जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, मतलब वो दौर कैसा रहा होगा कि जहाँ डांस का एक्टिंग का इतना कुछ माहौल भी नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ घर में बोलती गई और मुझे प्लेटफॉर्म्स मिलते गए, और मिले हुए प्लेटफॉर्म्स को जीना ये मैं मेरे पापा से सीखी हूँ। और यू आर लकी, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म मिलते गए आपको ससुराल में भी कंटिन्यू हुआ। बिल्कुल सर, और इसके लिए आपके इन-लॉज ने, आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया। किस किस्म का रिएक्शन था उनका जब आप एक के बाद एक बैक टू बैक मिल गए, मिसेस महाराष्ट्र, मिसेस इंडिया, या अवार्ड्स जीतती चली गई आप? घर वाले तो बहुत ही खुश थे, मतलब सर वहाँ पे जब 8:30-9 बजे अनाउंसमेंट हुआ, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो आई वाज लाइक कि बस मैं अब घर पे कब बताऊँ। और मैंने जैसे ही घर पे बताया और पहला ही कॉल मैंने अपने परिवार में किया, तो मेरे हस्बैंड को बताया कि मैंने कहा विनर बन गई मैं। तो बोले आर यू जोकिंग? मैंने कहा नो आई एम नॉट जोकिंग, मैं बिल्कुल जोक नहीं कर रही हूँ, सचमुच मैं विनर बन गई हूँ। और पापा उनके साइड में थे, मतलब मेरे ससुर जी, तो उन्होंने बताया कि सोनाली जीत गई है, तो वो बोले कि मतलब बस बहुत ही खुश हुए होंगे, मैं तो थी नहीं पर मैं विजुअलाइज कर सकती हूँ। और घर में मेरी मदर इन लॉ और मेरी डॉटर, मुझे 9 साल की एक बेटी है। You don't look like that. तो जब मैंने कॉल किया तो मेरी बेटी ने ही उठाया, और वो मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो उसने मुझे सबसे पहले कहा कि आई काय झालं, और मैंने उसको कहा कि बेटा मैं जीत गई। तो जीत गई मतलब आप विनर फर्स्ट नंबर पे आए हो? मैंने कहा हाँ मैं फर्स्ट नंबर पे आई हूँ। गोल्डन मोमेंट था। यस यस यस। और वो बोल रही थी, उसने जब मुझे ये बोला तो यादगार रह गई सर, कि बोले मैं भगवान के सामने बैठ के प्रे ही कर रही हूँ कि मेरी आई को जिता देना। और वैसे ही उसने दादी को कॉल दिया, और मैंने मम्मी जी को जब कहा कि मैं जीत गई, तो वो रोना शुरू कर दिया उन्होंने। और उन्होंने जो एक सेंटेंस कहा सर, मेरे लाइफ टाइम वो मेमोरेबल रहेगा। उन्होंने कहा कि आप ग्रेट हो। तो किसी सास से बहू को ऐसे कॉम्प्लीमेंट जब मिलते हैं इसी सोसाइटी में, जहाँ हम सब गालियाँ मारते हैं सर इस रिलेशनशिप को, इस रिलेशनशिप को हम नेगेटिव के साथ, नेगेटिविटी के साथ देखते हैं। रियली फैंटास्टिक है। और जब मेरी मदर इन लॉ ने मेरे लिए कहा कि सोनाली सचमुच आप ग्रेट हो कि आप वहाँ जाके बेटा इतना सब कुछ कर रहे हो, किया है, तो क्या बोले, हम तो स्पीचलेस है। और सबसे यादगार तो वो लम्हा था सर, जब मैं नागपुर आई थी 12 तारीख को रिटर्न जब हुई थी मैं, तो मेरा ग्रैंड वेलकम ऐसे हुआ जैसे मैं बहू बन के जिस दिन आई थी सर इस परिवार में। तो ग्रैंड वेलकम जब जो हुआ था, वो तामझाम था सब। बस वो तामझाम था सुबह सर, कि मेरी कॉलोनी वाले पूरे इकट्ठा हो गए थे, और मेरे परिवार में वैसा वेलकम मेरा हुआ। ये स्टूडियो में जितने भी ऐसे ब्यूटी क्वींस आई है, चाहे वो मिस हो या मिसेस हो, तो इन सब के जो मैंने इंटरव्यूज़ लिए है, उसमें एक सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे भी वो पूछूंगा कि वो क्या कारण है कि जब वो अनाउंस होता है कि यू आर द विनर, तो आप एकदम स्टंड होके ये ऐसा करना, ये एक्सप्रेशन आना, मतलब मेरा सवाल ये है कि क्या आपको विश्वास नहीं था कि आप जीतने वाली हो, कॉन्फिडेंस, या फिर बाद में टू स्टंड हो गई थी आप? ये रिएक्शन हर एक लेडी का देखा। ऐसा कुछ होता है। हाँ बिल्कुल, स्पॉन्टेनियस होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एकदम अनसर्टन हो जाता है सर, या अनएक्सपेक्टेड हम जिसको बोल सकते हैं कि टॉप 3 में आने के बाद तो हार्ट बीट्स बढ़ते ही है, बट जब एक अनाउंसमेंट का जब वक्त आता है तो रियली वो एक्सप्रेशंस अपने आप आते हैं। ये कोई सिखाए हुए नहीं है, ये कोई डिसाइडेड नहीं है, ये क्राउनिंग मोमेंट एक ऐसा मोमेंट है, क्राउनिंग मोमेंट ही एक ऐसा मोमेंट है सर कि जहाँ आपके आंखों में आंसू होना, आप इमोशनल हो जाना, आप भूल जाना कि सारी फोकस आप पे है, और आपका वो मतलब दिल से निकला हुआ जो एक्सप्रेशन, दैट मोमेंट इज रियली वेरी प्रेशियस टू ऑल द विनर्स। जी जी। एंड इट वाज लाइक मी। 2-3 सवाल पूछता हूँ मैडम आपसे, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक कि
ब्यूटी और इंटेलिजेंस में आप क्या पसंद करोगे? जी सर, मैं इंटेलिजेंस को प्रीफर करूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाहरी खूबसूरती से ज़्यादा आप कितना अंदर की जो खूबसूरती है आप उसको कैसा प्रेजेंट करते हो सोसाइटी में, आपके आजू बाजू में, वो बहुत मैटर करता है। मतलब एक छोटा सा बोला जाता है कि भाई एक राजा को अपनी प्रजा वहीं तक पूछती है जहाँ तक उसका साम्राज्य फैला हुआ है, पर अपनी ज्ञान की कीर्ति से फैले हुए विलियम शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, ये जो भी महान हस्तियां हैं, ये अपने ज्ञान से पूरे विश्व में उन्होंने अपना छाप छोड़ा है सर, अपना नाम छोड़ा वहाँ है। खूबसूरती नहीं देखी गई, ये एक इंटेलिजेंस के बल पर ही ये लोग जी जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो भी मिला हुआ लुक है वो तो गॉड गिफ्टेड है, नेचर गिफ्टेड है, पेरेंट्स गिफ्टेड होता है, उसको मेंटेन करके आप अपने इंटेलिजेंस पे यदि ध्यान देते हो तो आपका ओवरऑल पर्सनालिटी एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो सकता है। और मुझे पर्सनालिटी ये वर्ड बहुत पसंद है सर, क्योंकि इस वर्ड में मेरा नाम आता है, सो आई ऑलवेज प्रीफर पर्सनालिटी। सोनाली उसमें आता है। ग्रेट। इस इवेंट में मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि मुंबई से मुझे राहुल तिवारी जी जो थे, जो श्री एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ओनर हैं, उनका मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। मतलब मैं नागपुर से थी, वो मुंबई में थे, लेकिन हमेशा मुझे कहते थे कि कोऑर्डिनेशन, जी जी आप टेंशन मत लीजिए, मत डरिए, यहाँ जो भी अपडेट चल रहा है हम आपको भेजते हैं। हम समझ सकते हैं कि कोविड की वजह से आप नहीं आ पा रहे हो या ट्रेन अवेलेबल नहीं है। उन्होंने मुझे बहुत 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 कोऑपरेट किया। और आशावरी जोशी जो ऑर्गेनाइजर थे उस शो के, इवेंट के, शी इज सो स्वीट लेडी, तो उन्होंने भी इतने लंबे डिस्टेंस से इतनी करीबी बांधी कि मुझे ये एहसास दिलाया कि डोंट वरी मैम, आप जब भी यहाँ आओगे तो आपको 1 डे ट्रेनिंग ज़रूर हम देंगे, जो भी मिस हो रहा है आपका पार्ट हम ज़रूर आपसे कवर करवाएंगे। तो वो दो लोग एक ऐसा मेरे लिए एक ऐसे बन गए थे सर, जहाँ एक अनजान सिटी में जहाँ आपका कोई नहीं है, वहाँ ऐसे ये दो लोग थे जिन्होंने मुझे अपनापन दिया, और अपनापन देके एक बहुत हौसला बढ़ाया मेरा। अक्सर देखा है कि चाहे वो ऐश्वर्या राय हो या लारा दत्ता हो या फिर बाद में प्रियंका चोपड़ा हो, जो भी ग्रेट स्टालवर्ड्स है, ये लोगों को जब ये सवाल पूछा गया तो ये कुछ सोसाइटी के लिए हम काम करना चाहेंगे, इस किस्म की बातें उन्होंने कही ज़रूर, लेकिन वो एक प्रोफेशन में आ गए जैसे फिल्मों में, या अगर पैसे के सिवा उनका इतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा। तो व्हाट इज़ योर ड्रीम कि आप इसके बाद क्या करोगी? मेरे फ्यूचर प्लान्स तो एज सच कुछ डिसाइड नहीं हुए हैं सर, बट हाँ मैं मेरे प्रोफेशन के साथ, मतलब टीचिंग प्रोफेशन के साथ मुझे साइड में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है मैं ज़रूर उसको ग्रैब करना चाहूँगी। लाइक व्हाट, मतलब किस पर वर्क करना चाहूँगी? मतलब अभी जो मेरा नेक्स्ट लेवल है मिसेस वर्ल्ड का, मैं उसके लिए काम करना चाहूँगी। वो हो गई मेरी साइड, पर अब मैं सोसाइटी को क्या दे सकती हूँ? तो सर मैं एक कॉलेज में टीचर हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं युवा वर्ग को बहुत अच्छे से गाइडलाइंस दूँ ताकि आगे चल के वो एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बने, एक अच्छे इंसान बने। और साथ में मेरी डांस एकेडमीज है सर, कथक नृत्य एकेडमीज है, जहाँ मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। इंडियन क्लासिकल जहाँ मैं कथक सिखाती हूँ, इसको प्रमोट करूँ। जी जी, इसको प्रमोट करूँगी। और हाँ, अब मैंने सोच लिया है मैं उन लोगों पे ध्यान दूंगी, उन लड़कियों पे ध्यान दूंगी सर जिनका फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा नहीं होता है, टैलेंट है, सिर्फ पैसा नहीं है, और उनको प्लेटफॉर्म देने का अब काम मेरा है सर। तो ये जो मुझे मिला हुआ है, ये घर में रख के एक लाइट के नीचे रख के उसको शाइन तो ज़रूर करवाऊंगी, लेकिन मेरे कार्य को भी मैं उतना ही शाइन करूंगी जिससे मैं नहीं, मेरी बेटी नहीं, काफ़ी सारी बच्चियाँ मेरे प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी सर। आपके हर जो प्रयास है उसमें आपको इस तरह क्राउनिंग सक्सेस मिले, ये हम दुआ करते हैं। चलते चलते एक मैसेज क्या दोगी मैडम आप? वैसे तो आज वुमेंस डे है, 8 मार्च है, तो सभी महिलाओं को मैं जागतिक महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आप लोगों के लिए 2 लाइंस मैं बोलती हूँ कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। और आप सभी ऑडियंस जो मुझे आज सुन रहे हैं, आप सबको 2 लाइन समर्पित करती हूँ जो कि हरिवंश रॉय बच्चन जी ने कही है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ग्रेट मैडम, ग्रेट, वेरी ग्रेट, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू मैडम। और सच में आपके जो सपने हैं वो पूरा हो, ये हम दुआ करते हैं। और बाद में वी विश टू सी यू मेनी टाइम्स ऑन दिस स्टेज अगेन। थैंक यू सो मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू।